Good morning, students. We have already started Unit 2 and studied Theory of Demand. In this lecture today, we will study about Law of Demand. The Law of Demand states that other things being constant, the demand for a good extends with a decrease in price and contracts with an increase in price. That means demand एक good की तब बढ़ती है जब उसका प्राइस कम होता है और कम तब होती है जब उसका प्राइस बढ़ जाता है. In other words, there is an inverse relationship between quantity demanded of a commodity and in its price. यानी कि यहाँ पे डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. The term other things being constant implies that income of the consumer, his taste and preference and price of other related goods remains constant. तो ये क्या कहता है आपको कि जो भी आपका लॉ ऑफ डिमांड है उसका मतलब बेसिकली ये होता है कि प्राइस और डिमांड में रिलेशन क्या है. तो सिंपल लैंग्वेज में हमने यहाँ पे कहा कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होती है और जब प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होती है. लेकिन ये तब होता है जब अदर थिंग्स कांस्टेंट होती है. तो अदर थिंग्स का मतलब क्या होता है, यानी कि आपकी मनी इनकम कांस्टेंट रहनी चाहिए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कांस्टेंट होनी चाहिए और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी आपके कांस्टेंट होने चाहिए. With keeping other things constant, there exists a negative relation between price and demand. इसीलिए आपका जो प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप है वो इन्वर्स होता है और वो नेगेटिव होता है. The next topic says assumptions of law of demand. Assumptions are the things जिन चीज़ों को हमें कांस्टेंट रखना है वो assumption है. अदर थिंग्स जिनकी हम बात कर रहे हैं तो वो चीज़ें हैं जिन्हें हमें कांस्टेंट रखना है. जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स रिमेन कांस्टेंट. टेस्ट और प्रेफरेंस जो कंज्यूमर्स का है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए. देयर इज़ नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. मनी इनकम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए. प्राइजेज ऑफ रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज. जो भी आपके रिलेटेड गुड्स हैं, सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कोई चेंज नहीं आना चाहिए. और कंज्यूमर्स डू नॉट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन नियर फ्यूचर. दैट मीन्स कंज्यूमर्स जो है वो कभी एक्सपेक्ट ना करें कि आगे आने वाले टाइम पे फ्यूचर में किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा. Here the third slide says explanation. Explanation में आपको दिखाया गया है the table shows that when the price of say orange is rupees 5 per unit, 100 units are demanded. If the price falls to rupees 4, the demand increases to 200 units. तो यानी कि ये क्या कह रहा है कि जब प्राइस रुपीज़ 5 है, ऑरेंजेस का जब रुपीज़ 5 है तो डिमांड हम कितनी कर रहे हैं 100, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है तो हमने डिमांड क्या करी, कम. लेकिन जैसे ही प्राइस डिक्रीज होता है 5 से 4 होता है, वैसे ही हम थोड़ी सी डिमांड 100 यूनिट डिमांड बढ़ा देते हैं, दैट इज़ 200. Then similarly when the price declines to rupees 1, the demand increases to 600 units. और ऐसे ही जब प्राइस बिल्कुल नीचे गिर जाता है, दैट इज़ 1 पे आ जाता है 5 से, तो फिर उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है, दैट इज़ 600 यूनिट्स तक. In the figure, point P of the demand curve DD shows demand for 100 units at the rupees 5. As the price falls to rupees 4, rupees 3, rupees 2 and rupees 1, the demand rises to 200, 300, 400, 600. That means जैसे आपका प्राइस 5 से 4 आया, आपकी डिमांड 100 से 200 हो गई. 4 से 3 आया, डिमांड 200 से 300 हो गई. 2 पे आया तो डिमांड आपकी 400 हो गई और 1 पे आया तो वो सीधा कितना बढ़ गई, 600 तक बढ़ गई. Now the next question arises that why more of a good is purchased when its price falls, or you can say why does demand curves slopes downward. यानी कि डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है. Law of diminishing marginal utility. According to this law, as consumption of a commodity increases, the utility from each successive unit goes on diminishing to a consumer. Accordingly, for every additional unit to be purchased, the consumer is willing to pay less and less price. Thus, more is purchased only when price of a commodity falls. That means law of diminishing marginal utility क्या कहता है कि मैं एज अ कंज्यूमर कोई भी चीज़ कंज्यूम करती हूँ तो हर अगली यूनिट से मुझे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जो होगा वो कम होगा. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक बिस्किट लिया तो आपने हर बार उस बिस्किट को ही खाना है. जैसे आपने फर्स्ट टाइम में बिस्किट के 4 पीसेस खाए तो उससे आपको यूटिलिटी ज़्यादा मिली.
फिर आपने बिस्किट एक और खाया तो यूटिलिटी थोड़ी कम हो गई, फिर एक और खाया फिर यूटिलिटी कम हो गई। तो जैसे-जैसे आप उस कमोडिटी की क्वांटिटी को बढ़ाते रहेंगे तो उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी होगी, आपको जो सैटिस्फैक्शन मिलेगा वो कम होता जाएगा। The next second point says income effect. Income effect refers to change in quantity demanded when real income of the buyer changes as a result of change in price of a commodity. Change in the price of a commodity causes change in real income of the consumer. With a fall in price, real income increases. Accordingly, demand for the commodity expands. That means income effect क्या होता है, जब भी थोड़ी सी अगर मनी इनकम हमारी चेंज होती है, जो रियल इनकम होती है वो अगर बायर की चेंज होती है तो प्राइस की क्वांटिटी जो है वो डिमांड करता है उसमें भी चेंज आता है। Next point says substitution effect. It refers to the substitution of one commodity for the other when it becomes relatively cheaper. Substitution effect क्या होता है, जब एक कमोडिटी दूसरी कमोडिटी से कम प्राइस में मिलती है तो उसको सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। और सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं, जैसे टी एंड कॉफ़ी। Thus, when price of commodity X falls, it becomes cheaper in relation to commodity Y. Accordingly, X is substituted for Y. Next, fourth point says size of consumer group. When price of a commodity falls, it attracts new buyers who now can afford to buy it. जैसे ही आपकी किसी भी कमोडिटी का प्राइस गिरता है तो जो नए बायर्स होते हैं वो अफोर्ड कर पाते हैं उस चीज़ को खरीदने के लिए, तो डिमांड बढ़ जाती है। Then there is fifth point, it says different uses. Many goods have alternative uses जिसको हम composite demand भी कहते हैं। Milk, for example, is used for making curd, cheese and butter. If price of milk reduces, its uses will expand. जैसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें मिल्क का एग्जाम्पल ना लेकर अगर हम इसमें कोल का भी एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे ही अगर कोल का प्राइस गिरता है तो उसकी जो डिमांड है, डिमांड कैन बी यूज फॉर, कोल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, जैसे कि कुकिंग, फायरवर्क, रेलवे इंजन, तो इस चीज़ में क्या होगी, उसकी डिमांड एक्सपैंड हो जाएगी। Then next is the topic which says exceptions to law of demand. Exceptional cases क्या होते हैं, जहाँ पे हमारा एक्सेप्शनल केसेस क्या होता है, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ती है और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड भी कम होती है। इट सेज इन सर्टेन केसेस द डिमांड कर्व स्लोप्स अप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप। लॉ ऑफ डिमांड का नेगेटिव स्लोप था, इन्वर्स रिलेशनशिप था, लेकिन एक्सेप्शंस में आके लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, पॉजिटिवली स्लोप करता है, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा है। Under certain circumstances, consumers buy more when the price of a commodity rises and less when price falls. Many causes are attributed to an upward sloping demand curve. Now, the first exception is article of distinction. It is also known as prestigious goods. This exception was first of all discussed by Veblen. According to him, article of distinction have more demand only if their prices are sufficiently high. Diamond, jewelry, etc. have more demand because their prices are abnormally high. It is so because distinction is bestowed in diamond jewelry, etc. by the society because of their being costly. If their prices falls, they will no longer be considered as article of distinction and so their demand will decrease. तो prestigious goods है ये। prestigious goods कोई भी इंसान तब खरीदता है जब उसकी प्राइस क्या होती है, हाई होती है। बेसिकली दीज आर फॉर दी स्टैंडर्ड, आपका स्टेटस लेवल बताता है ये सारे जो आपके गुड्स होते हैं। अगर थोड़ी सी भी इन गुड्स की प्राइस गिर जाती है तो डिमांड इनकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, हाई प्राइस में डिमांड इनकी बढ़ जाती है। The next point says the Giffen goods. Study of a poor farmer of Ireland by Sir Giffen in the 19th century revealed that the major portion of their income was spent on potatoes and only a small amount was spent on meat. Potatoes were cheap but meat was costly. When the price of potatoes tend to increase, consumption of meat was curtailed to economize their expenditure, and as a result of this they saved money and spent more on potato to meet their food deficiency. In this way quantity purchase rises even when price of potato rises. यानी कि उन्होंने क्या करा, जब पोटैटोज़ के प्राइस बढ़े तो भी उन्होंने उसकी डिमांड को और बढ़ा दिया, कम करने की जगह उन्होंने और ज़्यादा इंक्रीज़ किया। The next point is highly essential goods.
In case of certain highly essential items such as life-saving drugs, people buy a fixed quantity at all possible price. Heart patients will buy the same quantity of medicine whether price is high or low. Their response to price change is almost nil. बेसिकली आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हैबिचुअल गुड्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी भी चीज़ की हैबिट पड़ गई है तो अगर उसका प्राइस बढ़ता भी है तो भी आप उसकी क्वांटिटी को खरीदोगे ही खरीदोगे जितनी भी आपकी डिमांड है. फॉर एग्जाम्पल सिगरेट्स और अल्कोहल, अगर उसका प्राइस बढ़ता है एंड द पर्सन हु इज़ हैबिचुअल टू दीज थिंग्स विल डिमांड the same quantity he demands before also. The next point says emergencies. During emergencies such as war, natural calamity, flood, earthquake, etc., the law of demand become ineffective. In such situations, people often fear the shortage of the essential and hence demand more goods and services even at higher prices. That means war और emergencies में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्राइस ज़्यादा हो या कम. जो प्रोडक्ट 10 रुपीज़ में मिलता था वो अगर आपको 50 में मिल रही है तो भी खरीद लेंगे. And the last point is bandwagon effect. This is the most common type of exception to the law of demand, wherein the consumer tries to purchase those commodities which are bought by his friend, relatives, or neighbors. Here, the person tries to emulate the buying behavior and pattern of the group to which he belongs, irrespective of the price of the commodity. इसमें आपको एग्जाम्पल लिया है. इफ द मेजोरिटी ऑफ ग्रुप मेंबर्स वर हैव स्मार्टफोन्स देन द कंज्यूमर विल ऑल्सो डिमांड फॉर द स्मार्टफोन इवन इफ द प्राइजेस आर हाई. दैट मीन्स आप अपने फ्रेंड्स को फॉलो करते हो बाइंग बिहेवियर, मतलब आपका फ्रेंड अगर कुछ भी खरीदता है चाहे उसका प्राइस कम हो या ज़्यादा तो आप भी वही चीज़ को खरीदोगे. The next topic is change in quantity demanded, or you can say change in quantity demanded and change in demand. Same topics. Change in quantity demanded is also known as movement in demand, and change in demand is also known as shift. So it says in economics the term change in quantity demanded and change in demand are two different concepts. ये दो different concepts हैं. Change in quantity demanded refers to change in the quantity purchased due to increase or decrease in the price of a product. जब भी प्राइस में कोई भी चेंज आता है, इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका change in quantity demanded. In such case, it is incorrect to say increase or decrease in demand, rather it is increase or decrease in the quantity demanded. On the other hand, change in demand refers to increase or decrease in demand of a product due to various determination of demand while keeping price at constant. Now the first is change in quantity demanded is also known as extension and contraction of demand. Extension कब होता है, कोई भी कमोडिटी तब एक्सटेंशन होता है जब उसकी प्राइस फॉल होती है तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है, तो दैट इज नोन एज एक्सटेंशन. और जब प्राइस कम होती है, सॉरी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड टेक्स प्लेस व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस ड्यू टू राइज इन प्राइस. जब प्राइस बढ़ जाता है और क्वांटिटी डिमांड जो आप करते हो वो कम हो जाती है, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. द हेयर वी हैव मेंशन दैट फॉर एग्जांपल कंज्यूमर्स वुड रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ मिल्क इन केस द प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीजेज. अगर मिल्क का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगी. तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय द मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व. इसको हम मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व भी बोलते हैं. Movement from one point to another in a downward direction shows the expansion of demand, while an upward movement demonstrates the contraction of demand. जो आपका ये मूवमेंट इस कर्व में हो रहा है जो डाउनवर्ड साइड में, दैट इज एक्सटेंशन, एंड जो ऊपर की तरफ है दैट इज कॉन्ट्रैक्शन. तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि एक्सपेंशन तब होता है जब हमारा जो क्वांटिटी डिमांड है वो ज़्यादा होता है क्योंकि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट क्या होता है, फॉल होता है. और कॉन्ट्रैक्शन तब होता है जब क्वांटिटी डिमांड कम होता है क्योंकि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा होता है. And the last topic of this slide says increase and decrease in demand is also known as change in demand or shift in demand curve. It says increase and decrease in demand are referred to change in demand due to changes in various other factors such as change in income, distribution of income, changes in consumer taste and preference, change in the price of related goods. While price factor is kept constant, increase in demand refers to the rise in demand of a product at a given price. यानी कि यहाँ पे चेंजेस कब होते हैं,
जब आपकी जितनी भी चीज़ें हम कांस्टेंट रख रहे थे, जब वो चेंज होती है, तो हमारा जो डिमांड है, वो इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ हो जाता है। On the other hand, decrease in demand refers to the fall in demand of a product at a given price. So, increase and decrease in demand is represented as the shift in demand curve. In the graphical representation of demand curve, the shifting of demand is demonstrated as the movement from one demand curve to another demand curve. In case of increase in demand, the demand curve shifts to right, while in case of decrease in demand, it shifts to left. फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपने कमोडिटी खरीदी, तो जैसे ही आपको उसका टेस्ट अच्छा लगा, तो आपने उस कमोडिटी को ज़्यादा खरीदना शुरू करा, तो आपका क्या हुआ, डिमांड इंक्रीज हो गई, तो आप राइटवर्ड शिफ्ट करोगे। और जब आप को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो आपने उसकी डिमांड को कम कर दिया, तो दैट इज नोन एज शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। थैंक यू। इसके पीछे क्या रीजंस हैं? द फर्स्ट रीजन इज लॉ ऑफ